हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन कहानियों की कड़ी में रेणु मंडल की लिखी हुई कहानी नियति। रेणु मंडल जी समकालीन प्रतिष्ठित कथा लेखिकाओं में एक मानी जाती हैं। उनकी कहानियाँ देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं तथा वेब मैगजीन्स में छपती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी नियति। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। उस दिन अवी का एम्स्टर्डम से फ़ोन आया था। उसने बताया कि मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा है, किंतु ऑफिस की व्यस्तता के कारण वो अभी इंडिया आने में असमर्थ है। मैंने उसे मम्मी की देखभाल करने का आश्वासन दिया, किंतु मैं असमंजस में थी। मेरे मनोभावों को समझते हुए रजत बोले, निधि, अपने जीवन के अभावों को नियति का खेल समझकर भूल जाओ। इस समय तुम अपने कर्तव्य से चूक गई तो क्या पापा की आत्मा को दुख नहीं होगा? और मैं सब कुछ भूलकर रजत और प्रीशा के साथ दिल्ली चली आई। हॉस्पिटल में मम्मी को देखकर मुझे आघात लगा। उनका वो दर्द से दमकता चेहरा कितना निरीह और बेबस दिखाई दे रहा था। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहकर वो घर वापस आ गई। मैं जी जान से उनकी सेवा में जुट गई। कर्तव्य में निहित आस्था का ही असर था, जो धीरे धीरे हम आपस में सहज होने लगे। आज रजत और प्रीशा उनका चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए हुए हैं। मैं घर में अकेली हूँ। फुर्सत के इन पलों में मेरा साथ निभाने अतीत की स्मृतियाँ चली आई हैं। गुजरे दिनों के खट्टे मीठे पल मेरे साथ कभी हंस रहे हैं तो कभी आंसू बनकर आँखों से छलक भी रहे हैं। एक धुंधली सी स्मृति किसी बहुमूल्य धरोहर की भांति मेरी पलकों में कैद है। वो मुझे स्पष्ट दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि उस समय मैं महज 3 वर्ष की थी। अपनी माँ के गले से लिपटे मेरे 2 नन्हे हाथ मेरे गालों को चूमते उनके अधर, उस अस्पष्ट सी स्मृति को जब तब जीकर मैं गहन सुख की अनुभूति से भर उठती हूँ। न जाने नियति ने मुझे मेरे किन कर्मों की सजा दी कि माँ का बस इतना ही साथ मेरे हिस्से में आया। एक दिन मैंने माँ को ज़मीन पर सोते देखा। मैंने उन्हें हिलाया डुलाया, रोते रोते न जाने कितनी आवाज़ें दी, किंतु वो नहीं उठी तो नहीं उठी। पापा ने बिलखते हुए बताया, माँ भगवान के पास चली गई है। मैं तो उनकी हर बात मानती हूँ, दूध भी जल्दी पी लेती हूँ, फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अक्सर मचलते हुए मैं कहती, कहाँ रहते हैं भगवान? पापा मुझे भी उनके पास छोड़ाओ ना, मुझे माँ की बहुत याद आती है। और वो कसकर मुझे अपने सीने से लगा लेते। कुछ समय बाद पापा ने प्यार से गोद में बैठाकर कहा, तुम्हारी नई माँ आने वाली हैं। वो मुझे प्यार करेंगी ना पापा? हाँ बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मैं भी उनका बहुत कहना मानूंगी। मैं अत्यंत उत्साहित थी। फिर एक नए चेहरे का घर में आगमन, जिसमें मैं सारी ज़िंदगी माँ को तलाशती रही। पापा का आश्वासन बस आश्वासन ही रह गया। नई मम्मी का दिल इतना बड़ा नहीं था कि उसमें इतनी छोटी बच्ची की ममता समा सके। लाख प्रयासों के बावजूद पापा बेबस थे। नई मम्मी को आए कुछ माह ही बीते थे। एक रात मैं पापा के पास सोना चाहती थी, किंतु मम्मी मुझे अलग कमरे में सुलाना चाहती थी। मेरे जिद करने पर उन्होंने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर जड़ दिया। उस पूरी रात में इतना रोई कि मुझे तेज़ बुखार हो गया था। उस तमाचे की गूंज कितने ही समय तक मेरे कानों में गूंजती रही थी। मम्मी ने गोद में बैठाकर न कभी मुझे प्यार किया और न अपने सीने से लगाया। मैं जितना उनके नज़दीक जाने का प्रयास करती, उतना ही झिड़क कर वो मुझे दूर कर देती। मेरे भाई अवी के जन्म के बाद तो मैं उनकी आंखों में और भी खटकने लगी। अतीत के वे लम्हे जीवंत होकर आज भी गाहे बगाहे मेरा हाथ पकड़ मुझे साथ चलने पर विवश कर देते हैं। आज सुबह से ही उनका साथ मुझे उद्वेलित कर रहा है। पढ़ने का शौक़ मैंने पापा से विरासत में पाया था। बीटेक करने के पश्चात एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिल गई थी। इन्हीं यादों में विचरते हुए यकायक मेरी नज़र रजत और अपनी फ़ोटो पर पड़ी। मुस्कुराते हुए वो कितने प्यार से मुझे निहार रहे हैं। शायद ये उनकी नज़र का ही जादू है कि अतीत की वे पीड़ादायक स्मृतियाँ खुद ब खुद मुझसे दूर जा रही हैं। उनकी जगह मेरा हाथ थाम लिया है उन सुनहरे लम्हों ने, जिन्होंने मेरे वर्तमान की नींव रखी। उन दिनों की यादें ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए पर्याप्त होती हैं। रजत का मैनेजर बनकर मेरे ऑफिस में आना, एक दिन काम की वजह से ऑफिस में हुई देरी और फिर उनका कार में मुझे छोड़ने घर आना।
उस दिन के बाद से उनका गाहे बगाहे कभी काम से तो कभी बहाने से मुझे अपने केबिन में बुलाना, और इन सब के पश्चात हमारी परवान चढ़ती दोस्ती किसी चलचित्र की भांति घटनाएं घट रही थीं। ये सब क्या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित था? उन दिनों ऐसा प्रतीत होता था मानो जीवन रूपी आकाश में काले घनघोर मेघों को चीर कर सूर्य की रश्मियाँ झिलमिलाने लगी हों। और फिर जब प्रोजेक्ट के काम से रजत 10 दिनों के लिए पुणे गए, तब मेरे मन की व्याकुलता और उनसे मिलने की तड़प ने मुझे समझाया कि मेरे मन में उनके प्रति प्रेम की कोपलें फूटने लगी हैं और उनकी सुगंध से मेरा जीवन सुवासित हो उठा है। फिर तो प्रकृति के खूबसूरत चटकीले रंगों का अक्स मेरी ज़िंदगी के बेरंग कैनवास पर उतरने लगा। सोते जागते हर पल वो मेरे ख्यालों में छाए रहने लगे। रजत पुणे से वापस लौट आए थे। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त हम दोनों रेस्टोरेंट चले गए थे। करीब 1 घंटा देर से मैं घर पहुंची तो पापा को बेचैनी से लॉन में टहलते पाया। अंदर पहुंचते मम्मी बिफर पड़ी। लो आ गई महारानी, पूछो इससे कहाँ गुलछर्रे उड़ा कर आ रही है। बेटा निधि रजत के साथ कॉफ़ी पीने चली गई थी पापा। सुन लिया, कितनी बेशर्मी से बता रही है कि वो एक लड़के के साथ थी। मम्मी इसमें बेशर्मी क्या है? दीदी और रजत साथ में काम करते हैं, कॉफ़ी पीने चले गए तो कौन सी आफत आ गई? वहाँ खड़े अवि ने सदैव की भांति मेरा पक्ष लिया। अक्सर वो मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित होता था। तू चुप रह, बड़ा आया दीदी का हिमायती बनकर। मम्मी ने उसे भी झड़क दिया और पापा को घूरते हुए बोली, देखो जी, इस घर की बदनामी मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। इससे कहो नौकरी छोड़े और घर बैठे। मेरी आंखें भर आईं। रात में पापा कमरे में आए और भर्राए स्वर में बोले, निधि बेटे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरी दादी के कहने में आकर इस उम्मीद में फिर से घर बसाया कि तुझे माँ का प्यार मिलेगा। मुझे नहीं पता था। प्लीज़ पापा दुखी मत होइए, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। एक गहरी सांस ली पापा ने, फिर बोले, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। इससे पहले की बात आगे बढ़ाऊं, तुम्हारे मन की थाह पाना चाहता हूँ। तुम और रजत सिर्फ मित्र हो या? मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। रजत ने मुझे अभी तक प्रपोज तो किया ही नहीं। पापा मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगी। अगले दिन शाम को रजत ने कहा, चलो निधि तुम्हें घर छोड़ दूँ। रास्ते में मैंने उन्हें बताया, पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, वो मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं। रजत गंभीर हो उठे, और तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रजत। मेरे पास किसी का कमिटमेंट भी तो नहीं है जिसके आधार पर मैं उन्हें रोकूं। निधि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु मेरी परिस्थितियां इसकी इजाज़त नहीं देती। ऐसी भी क्या व्यवस्था है तुम्हारी? देखना चाहोगी? बिल्कुल। रजत ने कार अपने घर की ओर मोड़ दी। रास्ते भर शंकाओं के भंवर में मैं डूबती उतराती रही। जो ही हम कार से उतरे, घर के लॉन में अपनी नैनी के साथ खेलती करीब 3 वर्षीय मासूम सी बच्ची दौड़कर करीब आई और रजत की टांगों से लिपट गई। फिर मुझे देखकर बोली, पापा मम्मी आ गई क्या? रजत झेप गए, गोद में उठाकर उसे चूमते हुए बोले, प्रीशा ये आंटी है, इन्हें नमस्ते करो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर खेलने भाग गई। मैं हतप्रभ सी खड़ी रह गई। इसे जन्म देने के 2 दिन बाद मेरी पत्नी पारुल का स्वर्गवास हो गया था। 2 वर्ष तक मेरी माँ ने इसे पाला। अब वो बीमार हैं, बड़े भैया के पास रह रही हैं, इसलिए प्रीशा के लिए नैनी रखनी पड़ी। अब तुम ही बताओ निधि, मैं तुमसे किस अधिकार से कहूँ कि मेरी बेटी की माँ बनना स्वीकार करो? क्या ये मेरी स्वार्थपरता नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आया रजत की बात का क्या जवाब दूँ। परिस्थितियाँ ऐसा मोड़ लेंगी इसका गुमान नहीं था मुझे। उस सारी रात मैं सो नहीं सकी। प्रीशा की भोली सूरत स्मृतियों में कौंधती रही। उसका वो मासूम सा सवाल, पापा ये क्या मेरी मम्मी हैं, रह रहकर मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं भी तो इसी भांति अपनी माँ के लिए कलपती थी। माँ को खोने की तड़प क्या होती है, इस बात को मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इस दर्द के साथ ही तो मैंने अब तक का जीवन जिया है। रात्रि में जब सभी बच्चों को अपनी माँ के आंचल का सुरक्षा कवच नसीब होता है, मैं निस्सहाय, अकेली, बेबस सी बिस्तर पर करवटें बदलती थी। पानी के बिना रेगिस्तान में गर्म रेत पर भटकता राही भी शायद इतना बेचैन नहीं होता होगा जितना बचपन में माँ छिन जाने पर एक बच्चा दर्द से बिलखता है।
क्या कसूर था मेरा और क्या कसूर है उस छोटी सी बच्ची का। मैं चाहूँ तो प्रीशा का जीवन संवार सकती हूँ। उसकी आवश्यकता को महसूस कर कल को रजत अन्यत्र विवाह कर ले तो क्या गारंटी है कि वो स्त्री प्रीशा को उतना ही प्यार देगी जितना मैं दे सकती हूँ। कहीं प्रीशा के जीवन में मेरी कहानी की पुनरावृत्ति हुई तो। इस विचार से मेरा अंतर्मन तड़प उठा और आंखों से आंसू छलक पड़े। शांत मन से मैंने हृदय को टटोला तो मुझे एहसास हुआ, रजत और प्रीशा से मिलने के पश्चात मैं अन्यत्र रिश्ता नहीं जोड़ पाऊंगी। अगली सुबह मैंने पापा को अपने निर्णय के बारे में बताया तो उन्हें गर्व हो आया। अपनी बेटी की परिपक्व सोच पर और जैसी कि उम्मीद थी, मम्मी ने शादी का भरपूर विरोध किया। वो यही कहती रहीं कि लोग क्या कहेंगे, सौतेली माँ थी इसीलिए बेटी को एक बेटी के बाप से ब्याह दिया। किंतु मैंने, पापा और अभी ने उनकी किसी प्रतिक्रिया का कोई उत्तर नहीं दिया और खामोशी से ब्याह की तैयारियां करते रहे। शादी के पश्चात मैंने प्रीशा को अपनी ममता के आंचल में यूं समेट लिया कि कभी कभी तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। 2 वर्ष पश्चात हम मुंबई आ गए। मेरा दिल्ली जाना कम ही होता था। अक्सर पापा को ही मुंबई बुला लेती थी। बीटेक करने के पश्चात अभी को कंपनी ने एम्स्टर्डम भेज दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया। प्रीशा 15 वर्ष की हो गई थी। तभी नियत के क्रूर हाथों ने पापा को मुझसे छीन लिया। कुछ भी तो नहीं हुआ था उन्हें। रात में सोए तो सुबह उठे ही नहीं। मैं टूटकर बिखर गई। अभी 1 माह की छुट्टी लेकर आया हुआ था। हमने परस्पर बात की। मम्मी को मुंबई साथ चलने का आग्रह किया किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहती थीं कि अभी इंडिया चला आए, जो 2-3 वर्ष तक संभव नहीं था। अभी के लाख समझाने के बावजूद उन्होंने अकेले रहने का निर्णय लिया। अपने सगे बेटे के होते हुए वो अनचाहे रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुई। किंतु होनी कभी इंसान की चाहतों के अनुरूप नहीं चलती। वो अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करती है। आज मम्मी के हृदय पर दोहरा बोझ है, एक अपनी बीमारी का और दूसरी अपनी विवशता का। जिस बेटी को मन ने नहीं स्वीकारा उसी से अपनी सेवा करवाना क्या उन्हें अपनी निरीहता का एहसास नहीं करवा रहा होगा। मैं उन्हें इस एहसास से मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। काश मैं उन्हें समझा पाती कि मुझे आज भी उनकी ममता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी। निरंतर बजती डोरबेल की आवाज़ ने स्मृतियों के प्रभाव को थाम लिया है। रजत और मम्मी हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। रात में मम्मी को दवा पिलाते हुए यकायक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। रुंधे स्वर में वो बोली, निधि, अपने अहम के चलते मैंने सारी ज़िंदगी तुझे अपनी ममता से महरूम रखा। मेरी विमुखता के बावजूद तुम तीनों मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। मैं स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। जानती हूँ मेरा कसूर अक्षम्य है, किंतु बेटी, अपने पापा की खातिर मुझे क्षमा। आगे के शब्द उनके गले में ही अटक गए। उनके स्नेह सिक्त शब्द सुन मैं हतप्रभ हूँ। मन भीग रहा है। उनका स्पर्श तपते मरुस्थल में भटकते राही को मिली शीतल छाँव सा प्रतीत हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनसे क्षमा नहीं मांगते मम्मी। भाव विह्वल होकर उन्होंने कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया है। वर्षों से दबा वो उनकी ममता का स्रोत आज पूरे वेग से बह रहा है, जिसमें मेरी समस्त निराशा, वो उदास लम्हे न जाने कहाँ तिरोहित हो गए हैं। वास्तव में नियति ही सर्वोपरि है। एक दिन नियति ने ही मुझसे माँ की ममता छीनी थी और आज नियत ने ही मुझे माँ से मिलवा दिया है। हम दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, जिसमें मुझे पापा का मुस्कुराता अक्स स्पष्ट नजर आ रहा है। अभी आप सुन रहे थे रेणु मंडल जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी नियति। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी बेहतरीन उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।